नमस्कार छात्रों, हम लोग डिस्कस करेंगे आज नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं वो 3.1.2 है। टॉपिक का टाइटल है घरेलू प्रथम भाषाएं या मातृभाषा शिक्षा। अभी तक हम लैंग्वेज पेडागोजी का फंडामेंटल पढ़ रहे थे, जिसमें पेज नंबर 41 पे 40 से शुरू किया था, जो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन था। 41 पे हमने फंडामेंटल सीखा कि भाषाएं बच्चों के अंदर कैसे डेवलप होती हैं, सोशल इंटरेक्शन उनके अंदर, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे करते हैं, और जर्नल उनके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं पाई जाती हैं भाषा से संबंधित, उसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने जाना कि भाषा शिक्षा क्या है और उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, स्कूलों में भाषा शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं इसमें फर्स्ट लैंग्वेज हम लेंगे। जैसे ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला है तो उसमें प्रथम भाषा की जब बात आती है तो प्रथम भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हिंदी स्टैंडर्ड या प्रथम भाषा के रूप में या मानक भाषा के रूप में मानी जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है, क्योंकि राष्ट्रभाषा भारत की अभी नहीं है, कि उसके कुछ और कारण हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो आज हम जानेंगे कि प्रथम या घरेलू भाषा या भाषा शिक्षा या मातृभाषा शिक्षा क्या है। अगर हम बात करें तो ये हम बेसिकली जानेंगे। पहली लाइन है इसमें एनसीएफ में वो लिखा है, यह जाहिर है कि अपनी सहजात भाषिक क्षमता और परिवार तथा आसपास के लोगों से अंतःक्रिया का अनुभव लेकर जब बच्चे स्कूल आते हैं, मतलब वो सोसाइटी से, आपने पढ़ा था उनके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, समाज से वो क्या करते हैं, अपने घर की यानी मातृभाषा को ऑटोमेटिक समझ लेते हैं। उसी के जो मातृभाषा के जस्ट पास में सहजात वैसी ही भाषा होती है, वो क्षमता लेकर के वो स्कूल आते हैं। अब वो जब स्कूल आ जाते हैं तब उनके अंदर क्या क्या विकास होता है, तो वो सिर्फ उन भाषाओं की उनके अंदर समझ ही अकेले नहीं होती है, उनके अंदर क्या होता है, संवाद करने की, भाषा की जटिलताओं की भी समझ होती है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो सिर्फ कई सारी भाषाओं का केवल ज्ञान ही नहीं रखते, बल्कि भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करके स्कूल आते हैं। तो ऐसे ही जब वो सहजात क्रिया या सहजात भाषा लेकर के आसपास से अंतः क्रिया करके स्कूल आते हैं तो सिर्फ उनके बोलने की क्षमताएं उनके अंदर नहीं होती, बल्कि क्या होती है, भाषा की जो जटिलताएं हैं, भाषा की जो विशेषताएं हैं, उन पर भी समझ होती है। यानी वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं में संवाद करने की क्षमता पूर्णतः विकसित कर लेते हैं। मतलब देखिए, नॉर्मल बातचीत करना एक अलग बात है, संवाद यानी डायलॉग बोलना, तो डायलॉग में क्या होता है, कहाँ पर कौन चीज़ गंभीरता से कहना है, कहाँ कौन चीज़ सिंप्लीफाई कहना है, किस पर ज़्यादा जोर देना है, किस वर्ड पर जूम ज़्यादा करना है, तो संवाद तक की क्षमता उनके अंदर होती है। आगे लिखा है, वे न केवल शब्दों के साथ, वो न केवल हजारों शब्दों के साथ, इवन जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी एज कई साल 4 या 5 साल की होती है, तो सिर्फ हजार शब्द लेकर या हजारों शब्द लेकर ही स्कूल नहीं आते, बल्कि क्या होते हैं उनके अंदर, बल्कि भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के नियम, जो भाषा की जटिलता है उससे संबंधित जो नियम है, उन नियमों को जानते हैं, प्लस ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। मतलब कि अब किसी को जैसे अभी डांटना है तो आप क्या करेंगे, वॉइस को लाउड करेंगे, अब इसकी समझ होगी तभी तो करेंगे। किसी से माफी मांगना है, विनम्र रूप से प्रकट होना है किसी के सामने, तो आपके अंदर भाषा में क्या होगी, मधुरता होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो इन सारी चीजों को समझते हैं भाषा की बच्चे जब वो स्कूल आते हैं। आगे लिखा है, एक बच्चा ना केवल सही सही समझना, एक बच्चा जो होता है ना केवल सही सही समझना और बोलना जानता है, बल्कि वह अपनी भाषाओं का उचित प्रयोग करना भी जानता है। या मतलब कोई बच्चा जो है वो नॉर्मल सिर्फ भाषाओं की जटिलताओं और नियमों को ही नहीं जानता, बल्कि क्या करता है, उसके अंदर भाषा की बहुत गंभीर समझ होती है। अगर हम इसको कम शब्दों में कहें तो यहाँ पर लिखा है कि बल्कि वे अपनी भाषाओं का उचित प्रयोग भी करते हैं। बच्चे व्यक्ति, स्थान और विषय के अनुरूप, बच्चे क्या करते हैं, व्यक्ति हो, स्थान हो और समय व्यवस्था, मतलब किसमें वो कहाँ पर कौन सा विषय है, कौन सा स्थान है, कौन सा व्यक्ति है, उसके बिहाव पर अपने व्यवहार में परिवर्तन भी कर लेते हैं।
अब जानते हैं किसी के ऊपर हम हावी हो जाएंगे तो उनका व्यवहार वैसा होगा। अब कोई बहुत चिल्ला करके बोल रहा है, कोई मजाक में बोल रहा है, तो अगर मजाक में बोल रहा है तो अपना जो स्वभाव होता है वो हंसी मजाक वाला कर लेते हैं, गंभीरता से बोल रहा होता है तो वो सीरियस हो जाते हैं। मतलब वो उसके साथ साथ क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करते हैं। मतलब भाषा की जब पूर्ण समझ उनके अंदर हो जाती है तभी कोई एक्टिंग कर पाएगा। अगर भाषा की समझ नहीं है, अभी भाषा की समझ ना हो, जैसे हम कहे हाड़ कपाने वाली ठंडी, तो आप महसूस नहीं कर पाओगे कि एकदम रक्त तप्त लाल है, एकदम बहुत रेड ब्लड जैसा रेड है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा हाव भाव आपके बदल जाएंगे। यानी कोई बहुत डरावनी बात है तो आपके तुरंत भाव बदल जाएंगे। तो ये क्या होता है, भाषा की समझ से आपके अंदर डेवलप होता है। बच्चों के पास स्पष्ट भाषा की जटिल संरचनाओं को ध्वनि प्रवाह के द्वारा अमूर्त करने की संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। कक्षा में क्षमता को उच्च स्तर पर संवाद तथा ज्ञान संवेदना के द्वारा विकसित करना, ये यहाँ से सवाल बनेगा। कक्षा में क्षमता को, जो उनकी क्षमता होती है कि संज्ञानात्मक जो क्षमताएं बच्चे में पाई जाती हैं, उनको क्या करना है, संज्ञानात्मक स्तर पर बदलना और उनके अंदर ज्ञान संवेदना का विकास करना ही क्या है, प्रथम भाषा का उद्देश्य है। यानी जो पहली भाषा है उसका ये उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर उस भाषा के माध्यम से क्रिएशन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का निर्माण होना प्रारंभ हो जाए। इसलिए क्या किया जाता है, प्रथम भाषा को बच्चे को सिखाया, स्कूल में जाता है, बताया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि कक्षा में क्षमता को उच्च स्तर के संवाद और ज्ञान संवेदना के द्वारा विकसित करना ही प्रथम भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। अगली लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कक्षा 3 के बाद से बहुत सवाल आता है यहाँ से, कक्षा 3 के बाद से मौखिक और लिखित माध्यमों से उच्च स्तरीय संवाद कौशल और आलोचनात्मक चिंतन के विकास के प्रयास हों। मतलब कक्षा 3 तक उसके ऊपर दबाव न डाला जाए, वो जैसी भाषा बोल रहा है बोलने दिया जाए, बहुत ज़्यादा सुधार की बात उस पर ना की जाए। कक्षा 3 के बाद उसके अंदर क्या किया जाए कि वो इतना समझ जाए कि वो आलोचनात्मक समझ, मतलब गुण और दोष। देखिए भाषाएं क्या करती हैं, चिंतन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जब आप किसी की आलोचना करते हो तो आपके चिंतन की बहुत आवश्यकता होती है। जब भाषा का विकास होगा तो चिंतन होगा, अब चिंतन होगा तो आप गुण और दोष दोनों देखोगे। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए है कि यहाँ कक्षा 3 के बाद बच्चों में भाषा के द्वारा आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया जाए। आगे लिखा है, आप साथ साथ में देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। यहाँ लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे। इतने सारे सवाल लैंग्वेज पेडागोजी में इस लाइन से आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को या प्राथमिक लेवल पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे होती हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ से कई सवाल आते हैं कि भोजपुरी भाषी मोना जो रा को ला बोलती है या किसी और शब्द को कोई और शब्द बोलती, सा में अंतर नहीं कर पाती है। अब यहाँ क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो कहते हैं मातृभाषा की त्रुटि है या उसकी क्षेत्रीयता का प्रभाव है। तो यहाँ पर क्या है, वो ऐसा नहीं है कि उसको भाषा का ज्ञान नहीं है या वो तोतली है या वो बोल नहीं पाती, ये उसकी मातृभाषा का उसके ऊपर प्रभाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे जब शुरू में आते हैं स्कूल में तो उनको मातृभाषा यानी सहजात भाषा, नई भाषा होती है, जिस भाषा में वो सीख करके आए होते हैं उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है। इवन आप जिस भाषा माहौल से आए हुए हैं वो भाषा माहौल कभी ना कभी आपको आपके मुखार बिंदु से प्रकट ही हो जाता है, चाहे जितना आप बनावटीपन करें, क्योंकि रीजनल चीज़ें आपके अंदर स्वाभाविक रूप से हैं। क्षेत्रीय लेवल पर बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, वो आपके अंदर हैं। तो भोजपुरी भाषी जो मोना है वो वैल्यू को वैल्यू कहती है, तो उसकी क्षेत्रीयता का प्रभाव है। वो गलत नहीं पढ़ रही, वो रॉन्ग नहीं पढ़ रही, उसको समझ सब आ रहा है और बता भी रही, लेकिन वो क्षेत्रीयता के कारण उसके अंदर क्या है, वैल्यू को वो वैल्यू बोलती है या सा में अंतर नहीं कर पाती। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कह रहे हैं कक्षा 3 तक बच्चों की भाषाओं या प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे होती हैं। अब कक्षा 4 के बाद अगर समृद्ध और रुचिकर, समृद्ध का मतलब वेल डेवलप्ड, जहां सब कुछ हो, कई सारी भाषाओं की किताबें हो, ऑडियो वीडियो हो, बोलने वाली किताबें हो, अच्छे टीचर हो, तो कक्षा 4 के बाद अगर रुचिकर और समृद्ध
वातावरण दिया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, स्वयं मानक भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। मानक भाषा कौन सी, स्टैंडर्ड भाषा या ऑफिशियल भाषा होती है, यानी जो जिस भाषा का स्टैंडर्ड रूप है वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको सुधार लेते हैं, खुद किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां से सवाल बनेंगे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं कि कोई बच्चा है जो किसी पर्टिकुलर चीज को, जैसे आपने देखा हो स्टेशन को टेशन कहता है, टिकट को टिकस कहता है, तो ऐसे बच्चों पर बहुत दबाव न डाला जाए। अगर वो टिकस कहते हैं तो सुधार करके बोला जाए अच्छा टिकट तुम्हें चाहिए, या टेशन कह रहे हैं तो स्टेशन जाना है। तो उनकी ये क्षेत्रीयता का प्रभाव, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, ना उनको उनके अंदर ज्ञान की कमी है, बस वो क्षेत्रीयता जहां से वो आए हैं वहां की भाषा का माहौल ही ऐसा है। धीरे धीरे अगर उनको रुचिकर और समृद्ध वेल डेवलप्ड इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो वे ऑटोमेटिक जो स्टैंडर्ड वर्ड है स्टेशन और जो स्टैंडर्ड वर्ड है टिकट, उसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं, दुष्ट को दुष्ट बोलते हैं। तो ये सारे शब्द क्या, क्षेत्रीयता का प्रभाव है, इसलिए वो उनको रुचिकर और वेल डेवलप्ड इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, उसको सुधार लेंगे। यहां से सवाल बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन जो है, यहां से इतने क्वेश्चन सेंट्रल टीटी प्राइमरी लेवल पर आए हैं, जूनियर पे भी 1-2 पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं। आगे लिखा गया है लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे की, हाँ, जब ये मानक भाषा ग्रहण करने की बात की जा रही हो तो बच्चे की जो है घरेलू भाषाओं पर कोई भी हस्तक्षेप न किया जाए, मतलब उनकी मातृभाषा को एज इट इज बोले देना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको महत्व देकर नई भाषा वो ऑटोमेटिक सीखेंगे। अगली लाइन लिखी गई है, यह स्वीकार करें कि गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। आजकल भारत में कोई मानने को तैयार नहीं है, बच्चे को लोग परफेक्ट समझते हैं, भले अपने अंदर कितनी सी कमियां या गलतियां हों। तो कहते हैं कि जो गलतियां हैं उनको हम स्वीकार करें, क्योंकि गलतियां जो होती हैं पार्ट ऑफ लर्निंग होती हैं। 94 नंबर पेज पर पढ़ोगे, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल बनी है, उसका सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ोगे जाकर तो लिखा है, अगर पढ़ाना चाहते हो तो बच्चों की कमियों को नहीं अच्छाइयों को देखो। तो यहां महत्वपूर्ण एक सवाल हम ले लेते हैं, अभी सेंट्रल टीटी में जल्दी ही आया था सवाल, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इसी लाइन से पूछा गया है, जिट सवाल है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां डैश, क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां डैश। पहला ऑप्शन है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, मतलब उनसे कहो कि वो बार बार अभ्यास करें और उनको तुरंत सुधार दो और फिर कहो कि बार बार वो अभ्यास करें, पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, यानी गलतियां ये प्रदर्शित करती है कि बच्चे बहुत लापरवाह हैं इसलिए गलतियां करते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, मतलब इरर्स जो है, गलतियां हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब 3 सवाल गलत हो गए तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, यही ऑप्शन सही है। अब एक आपको मैंने लाइन पढ़ के सुनाई है कि गलतियां जो हैं इनको स्वीकार करना चाहिए, गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, कहो तो पढ़ दें, जल्दी जल्दी में पढ़ देते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमारा ये मीनिंग है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले, केवल फिनिश करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर वही क्वेश्चन है, अब अगले नेक्स्ट पेपर का है ये। पहला है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, पहला ही ऑप्शन सही है। अभी आपने पढ़ा कि स्वीकार करें गलतियां अधिगम का हिस्सा है, तो पहला ऑप्शन राइट हो गया। दूसरा है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो, सौम्य का मतलब बहुत फ्लेक्सिबल यानी सीधा टाइप का हो, और त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो, मतलब मारता पीटता ना हो, तब बच्चे गलतियां करते हैं। दूसरा, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन होती हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे, ये तीसरा ऑप्शन था। चौथा है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते, बच्चों से ज्यादा कोई संवेदनशील और सेंसिटिव नहीं होता है। तो आपको ये लाइन से कई सारे सवाल जो मैंने आपको बताए वो आपने देखे हैं, तो ये क्लियर हुआ होगा कि आपका
कैसे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से सवाल बनते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है। देखिए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क अगर अच्छे से पढ़ लिए तो दुनिया में, भारत में तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो फेल हो सीटेट। तो ये महत्वपूर्ण है। सेंट्रल टीटी में 150 सवाल हम ऐसे आपको दिला सकते हैं, 110 नंबर, अगर आप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ो और कुछ ना पढ़ो तब भी आप क्वालिफाई करोगे। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से वही लाइन पढ़ते हैं। यह स्वीकार करें कि गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं और बच्चे जब इस लायक हो जाएं, देखिए अभी तक वो नालायक थे, जब वो लायक हो जाएंगे तब क्या करेंगे? जब वो लायक हो जाएं तो वो स्वयं उसमें सुधार कर लेते हैं। मतलब वो अपनी त्रुटियों को स्वयं सुधार लेते हैं। बहुत ज्यादा उनको हस्तक्षेप, मारने पीटने डांटने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है, गलतियों और कमियों पर ध्यान दिए जाने के बजाय, टीचर को कह रहे हैं, आप सब लोग टीचर हो तो आपको कहा जा रहा है, गलतियों और कमियों पर ध्यान दिए जाने के बजाय अधिक समय बच्चों को विस्तृत एवं रुचिकर एवं चुनौतीपूर्ण निवेश दिए जाने। अब गलतियां होंगी लेकिन उनसे कहो कि तुम अपने बारे में लिखो, जहां से घर से आए हो, रास्ते में क्या क्या पढ़ा उनके बारे में, तब भाषा का विकास होगा। गलतियां तो होंगी, वो कुछ लिख देंगे, कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे, कुछ स्पेलिंग गलत होगी, कुछ अक्षर गलत होंगे, सेंटेंस। तो गलतियां हमारा पार्ट ऑफ लर्निंग है। वो व्यक्ति सीखता ही नहीं है जो गलतियां नहीं करता। तो गलतियां करनी चाहिए, गलतियों से हमें ज्ञान होता है। गलतियों का रिपीटिशन जरूरी नहीं है, लेकिन गलतियां करना बहुत जरूरी है जीवन में। आगे लिखा है, अगला पैराग्राफ है पेज नंबर 43 पर, स्कूल में घरेलू भाषाओं के शिक्षण को महत्व को बढ़ा चढ़ा। अब यहाँ ये क्रिटिक कर रहे हैं कि हम मातृभाषा इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा मातृभाषा को बढ़ा चढ़ाकर बखान करना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मातृभाषा क्या करती है, आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एनहेंसमेंट देती है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड लेवल पर कम्युनिकेशन करना है, आपको प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलना है, आपको किसी सभा में बोलना है, और आपके पास किसी व्यक्ति को, आपको सपोज दैट आप एंकरिंग कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पता है और वो है बहुत पूजनीय व्यक्ति, तब आप क्या करेंगे? क्षेत्रीय भाषा से आपका काम नहीं चलेगा। अब यहां पर क्या होगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। और अब जब कि उस व्यक्ति के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, तभी आप कहते हैं कि अब जो बुलाने हम जा रहे हैं वो बहुत कर्मठ हैं, बहुत ईमानदार हैं, विश्वविख्यात हैं, ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये महानुभाव हमारे बीच। तो ऐसे शब्द क्यों लाए? अब ये क्षेत्रीय भाषा में ये शब्द थोड़ी हैं, ये किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में शब्द हैं। तब यहाँ कह रहे हैं स्कूल में घरेलू, हम पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ना है साथ में, स्कूल में घरेलू भाषाओं के शिक्षण के महत्व का बढ़ा चढ़ाकर बखान करना कठिन है। यद्यपि इस बच्चे स्कूल की बुनियादी संवाद क्षमता के कौशल में समर्थ होकर आते हैं, उनको स्कूल की संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषाई क्षमता अपनाने की जरूरत। स्कूल में उनको हाई कॉग्निटिव लेवल की लैंग्वेज, जिसमें क्या हो, कन्वर्सेशन हो, स्टैंडर्ड लेवल का, उसको अपनाने की जरूरत होती है। आगे लिखा है, बुनियादी भाषा क्षमता ऐसे मामलों के लिए तो पर्याप्त है जहां कोई सुसंदर्भित माहौल ना हो, मतलब बहुत स्टैंडर्ड माहौल ना हो, घर में बात करना हो, दोस्तों से बात करना हो, तो आप नॉर्मल भाषा के कम्युनिकेशन से बातचीत कर सकते हो। लेकिन यहां पर कुछ खास हवाले नहीं देने होते, जैसे बच्चे के अपने समूह में बातचीत करना। लेकिन उच्च स्तर की अभिव्यक्ति क्षमता की आवश्यकता तब पड़ती है जब विद्या परिस्थितियों के संदर्भ कमजोर हों और वे संज्ञानात्मक मांग करें, जैसे किसी अमूर्त विषय पर निबंध लिखना। यह भाषिक कौशल का एक भाषा में दूसरी, देखिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर से हम ध्यान दिलाएंगे आपको कि यहां तक तो इन्होंने बता दिया कि मातृभाषा को नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, लेकिन स्कूल में स्टैंडर्ड लैंग्वेज को अपनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार जब आपके पास परिस्थितियां ऐसी हों कि आपके पास कुछ ज्यादा शब्द ना हो, लेकिन अमूर्त विषय पर कोई निबंध लिखना है, तब आप क्या है, गंभीरता से चीजों को लेंगे और थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे। यह अब स्थिति, अब देखिए लाइन पढ़िएगा, निबंध लिखना, यह अब स्थापित हो चुका है कि, यह अब स्थापित, रिसर्च के द्वारा यह बात पता चल चुकी है, यह स्थापित हो चुका है कि उच्च स्तरीय भाषिक कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। मतलब अगर एक भाषा में आप हाई लेवल की
कन्वर्सेशन जानते हैं या उसके सारे कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अगर एक भाषा के कौशल आपको अच्छे से तैयार हैं तो वो दूसरी भाषा में स्वतः आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं वो कौशल। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, अगर आपको हिंदी बोलने में तकलीफ है तो आप अंग्रेजी भी नहीं अच्छे से बोल पाएंगे। तो इसलिए क्यों? क्योंकि एक भाषा के कौशल दूसरी भाषा में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करेंगे। आगे बढ़ते, इसलिए आवश्यक है कि हम उसके लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि स्कूल स्तर पर भारतीय भाषाओं का सतत शिक्षा को समृद्ध किया जाए। अगली लाइन फिर बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहां से सवाल बहुत आते हैं। पूछा जाता है प्राइमरी का शिक्षण डैश डैश होता है। तो प्राइमरी का शिक्षण केवल भाषा का शिक्षण नहीं होता, वो कुल मिला प्राइमरी का शिक्षण सिर्फ क्या होता है, भाषा का शिक्षण, ना विज्ञान का, ना भूगोल का, ना राजनीति विज्ञान का, ना समाजशास्त्र का, किसी चीज का नहीं। प्राथमिक स्तर का शिक्षण भाषा का शिक्षण होता है। इसलिए भाषा के टीचर की ही केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और नैतिक शिक्षा के टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, भाषा के महत्व को ध्यान में रखे। यहाँ लिखा है भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञान, गणित की कक्षाएं भी एक तरह की कक्षाएं। आया हुआ सवाल है, जूनियर स्तर सेंट्रल टीटी में जूनियर में लैंग्वेज पेडागोजी में सवाल पूछा गया। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। किसी विषय को सीखने का मतलब, आज आपको पता चलेगा लर्निंग क्या होती है, सीखना किसे कहते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाएं, अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट को समझना, सीखना उसकी शब्दावली यानी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को सीखना, उसके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें आपको आलोचना करनी हो, इतना पढ़ लिख गए हो लेकिन अभी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका प्राइमरी स्तर का भाषिक जो कौशल विकसित किया जाना चाहिए आपके शिक्षकों ने नहीं किया। कारण क्या था? उनको भी नहीं पता था जहां से वो ट्रेनिंग लेकर आए थे। इसलिए तुम टीचर बनने जा रहे हो तो कम से कम आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर भाषा सीखने की बात करें तो भाषा सीखना एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके अंदर आलोचनात्मक समझ का विकास, आलोचनात्मक मतलब जिसमें गुण और दोषों को अलग अलग करके देखा जाए या लिखा जाए। तो कहते हैं किसी चीज को सीखना, उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को सीखना, उसके टेक्निकल टर्म को सीखना और उसको आलोचनात्मक ढंग से प्रदर्शित करना तथा उसके बारे में कुछ लिख पाना, ये कहा गया है। विषयों को लेकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए, अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करें और उन भाषाओं, ये सब आप पढ़िएगा। अगली लाइन यहां से फिर है, खूब सवाल आता है, कई बार आया। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ते हैं। क्वेश्चन आएगा, बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों डैश डैश से या और डैश डैश से जुड़ते हैं। अब दो जगह खाली होंगी और ये दोनों ऑप्शन होंगे, जहां पर एक जगह लिखा होगा कविता और एक जगह होगा गीत और नाटक। तो इंटरेस्टिंग है, कविता, नाटक और गीत ये कहाँ मिलेंगे? लैंग्वेज में मिलेंगे, भाषा में मिलेंगे, साहित्य में मिलेंगे, विज्ञान में नहीं मिलेगी नाटक और ये सब कहानियां। तो इंटरेस्टिंग है, ये आपको क्या करती, सांस्कृतिक धरोहर यानी कल्चरल हेरिटेज जो है उससे जोड़ने में लाभकारी होती है। आगे लिखा है, इससे उनको अपने अनुभव विकसित करने, उनको मतलब बच्चों को अपने अनुभव विकसित करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने के, दूसरों के प्रति जो सेंसिटिविटी का माहौल है उसको बनाए रखने के लिए क्या होता है, जरूरी है। इससे उनको पता चलता है कि भाषा के मामले में उनको क्या करना चाहिए। अगला पेज नंबर 44 पे लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यह भी ध्यान दिला दे कि बच्चे इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से व्याकरण भी अधिक आसानी से सीख सकते हैं, ना कि उबाऊ व्याकरण शिक्षण से। पूरी जिंदगी आप संधि विच्छेद सीखते हो, टेंस सीखते हो, लेकिन नहीं आते हैं टेंस। अगर भाषा के कंप्रहेंसिव पार्ट पर फोकस किया जाए तो आप व्याकरण आसानी से सीख पाओगे, वरना व्याकरण पढ़ लेने से कोई व्याकरण नहीं सीखता। लास्ट पैराग्राफ है, विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे, विभिन्न योग्यता जिनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई हाई पोटेंशियल, कोई लो पोटेंशियल, कोई मीडियम पोटेंशियल। तो विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे सामान्य सामाजिक व्यवहारों से बुनियादी भाषा क्षमता का विकास
कर लेते हैं, लेकिन उनको विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री अलग से दिए जाने की जरूरत है। मतलब नॉर्मली तो हम सब लोग भाषा सीख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें किया जाना चाहिए, स्पेशल सामग्री, नोट्स, पढ़ाई, किताबें, पुस्तकें या बातचीत या कन्वर्सेशन या डायलॉग किया जाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर उच्च स्तरीय भाषीय क्षमताओं का विकास हो। आगे लिखा है ताकि उनकी वृद्धि और विकास पर्याप्त ढंग से हो सके। अन्य बच्चों के लिए ब्रेल, जो स्पेशल बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, अन्य बच्चों के लिए ब्रेल और संकेत भाषा वैकल्पिक अध्ययन के रूप में रखी जा सकती है, लेकिन जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए इन भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज इस टॉपिक में जाना मातृभाषा या भाषा की जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से भाषा हमें सीखनी चाहिए, प्रथम भाषा। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा भारत की अंग्रेजी या संस्कृत यानी शास्त्रीय भाषाओं में से कोई एक भाषा होती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं लैंग्वेज पेडागोजी के। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लैंग्वेज पेडागोजी अपने एक मिडिल में पहुंच चुकी है, पूरा का पूरा लैंग्वेज का पार्ट फिनिश हो चुका है। अब हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, एनसीएफ को पढ़ना है, पुराने साल के पेपर्स का क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन आपको परेशान करे या आपसे सॉल्व ना हो वो क्वेश्चन हमें मेल करो, हम उन पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कर दिया करो, तुम्हारे साथ के जितने भी मित्र हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, उन सब तक पहुंचे, ताकि वो जाने एक्चुअल में सेंट्रल टीटी में आता क्या है। लोग रट्टा मारते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं मिलता। बहुत आसान है सेंट्रल टीटी क्वालिफाई करना, बशर्ते आपको क्या है, वीडियो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे और आपको एनसीएफ पढ़ते रहना पड़ेगा। थैंक यू।